गुड मॉर्निंग साथियों। पीछे जो भी क्लासें हमने देखी है, जिसके अंदर मैं आपसे क्वेश्चन आंसर करता हूं कि जिनके जवाब आपको कमेंट में देने होते हैं, उन जो सारी क्लासों के जो जितने भी जो क्वेश्चन बनते हैं, उनका हम आज यहाँ पर रिवीजन करेंगे। जिनके जवाब आपने कमेंट में दिए या नहीं दिए वो आपकी मर्जी थी, पर आज हम इस क्लास के अंदर वो सारे जो क्वेश्चन है उनका जो मैं आपको आंसर बताऊंगा, तो हमारा जो पीछे जो हमने भी पढ़ा है उसका रिवीजन हो जाएगा। तो मैं बीएल लोणा, मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी टाइम में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आप मेरे चैनल पर अगर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। वीडियो आपको प्रत्येक दिन 7:30 में मॉर्निंग में मिल जाती है, तो कंटिन्यू आप वॉच करते रहे। हिंदी भाषा आपके अगर सब्जेक्ट है, इसके अलावा अगर आपकी हिंदी भाषा सब्जेक्ट नहीं है, फिर भी अगर आप कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो आपके जो भी जैसे मान लिया कोई भी एग्जाम हो जिसके अंदर आपकी हिंदी है, तो आप मेरे चैनल से नियमित जुड़ जाइए। आपको यहाँ पर व्याकरण, हिंदी साहित्य का, इतिहास, काव्य शास्त्र, जो जितने भी टॉपिक है वो सारे यहाँ पर देखने को मिलेंगे। फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड की पहले से ही मैंने अच्छे से करवा रखा है, उसकी एक प्लेलिस्ट बनी हुई है फर्स्ट ग्रेड के नाम से और सेकंड ग्रेड के नाम से। वहां जाकर आप उसको कंटिन्यू वॉच कर सकते हो। मेरा एक टेलीग्राम चैनल है जिसको भी आप ज्वाइन कर लीजिए, जहां पर मैं जो भी आपको ये बताता हूँ इसकी पीडीएफ है वहां पर वो सेंड करता हूँ, तो आप उसको डाउनलोड कर सकते हो, अच्छे से आप उसका रिविजन कर सकते हो। बिना समय गमाए हम शुरुआत करते हैं आज की क्लास की। तो आज का जो हमारा पहला जो क्वेश्चन है वो है, हमीर रासो के रचनाकार है। तो हमने रासो साहित्य, उस रासो साहित्य के बारे में पढ़ा है, रासो साहित्य के बारे में पढ़ा है। उसके अंदर जो हमीर रासो है उसके रचनाकार सारंगधर है, और जो ये रचना है हमीर रासो, उसका जो रचना समय था वो मैंने आपको बताया था 1357 ईस्वी था, 1357 ईस्वी था। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपभ्रंश रचनाओं की समाप्ति किस रचना के आधार पर मानी है? तो प्राकृत पेंगलम जो रचना है, हमने जो पढ़ा है हमीर रासो के बारे में, जब हमने हमीर रासो के बारे में पढ़ा था तो उस टाइम मैंने आपको बताया था कि जो हमीर रासो जो रचना है वो क्या है कि अभी तक ये उपलब्ध नहीं है ये ग्रंथ। तो इसकी जानकारी में कहां से मिलती है? जो प्राकृत पेंगलम जो रचना है, उस प्राकृत पेंगलम रचना के अंदर हमारे को इसके कुछ छंद मिलते हैं, तो इसके आधार पर ही माना गया कि जो सारंगधर नाम का जो विद्वान था उन्होंने हमीर रासो की रचना की थी। ठीक है, आगे हमारा 3 नंबर का क्वेश्चन है, विजयपाल रासो के रचनाकार है। तो विजयपाल रासो है उसके रचनाकार कौन है? नल सिंह है, जो हमने पढ़ा है। और इसका भी जो रचना समय मैंने आपको बताया था 16वीं शताब्दी, 16वीं शताब्दी। तो इसका रचना काल क्या था? 16वीं शताब्दी। विजयपाल रासो में कितने छंद है? तो विजयपाल रासो में कितने छंद है बताया मैंने, इसके आंसर अगले पैराग्राफ में, पर मैंने आपको बताया कि 42 छंद है इसके अंदर, छोटा ये जो लघु काव्य है। आगे देखिए, तो विजयपाल रासो उसके अंदर 42 छंद है। अब आपके सामने जो 5 नंबर का जो क्वेश्चन है वो है, मिश्र बंधुओं ने विजयपाल रासो का रचना काल माना है। तो मिश्र बंधुओं ने इसका जो रचना काल है वो माना है 1291 ईस्वी। ये भी जो क्वेश्चन है वो मोस्ट है। 6 नंबर का क्वेश्चन है, पंच पांडव चरित रास के रचनाकार है। पंच पांडव चरित रास रचना के रचनाकार है वो कौन है? शालिभद्र सूरी है। और शालिभद्र जो सूरी थे, उस शालिभद्र सूरी की जो रचना है, जो मुख्य रचना है वो कौन सी थी? वो हमारे थी भरतेश्वर बाहुबली रास। भरतेश्वर बाहुबली रास, ये रचना है वो महत्वपूर्ण है। भरतेश्वर बाहुबली रास, यानी पंच पांडव चरित रास है वो भी शालिभद्र सूरी की रचना है, और भरतेश्वर बाहुबली रास है वो भी शालिभद्र सूरी की रचना है। और इसके अलावा भी इनकी एक रचना और है जो बुद्धि रास, बुद्धि रास। तो हमारे जो शालिभद्र सूरी है, उस शालिभद्र सूरी की हमारे सामने 3 रचनाएं आ गई। जो मुख्य रचना है वो है भरतेश्वर बाहुबली रास, इससे संबंधित क्वेश्चन अक्सर पूछते। और दूसरी हो गई पंच पांडव चरित रास, और एक हो गई बुद्धि रास। तीनों के ही रचनाकार है वो भरतेश्वर बाहुबली रास है, सॉरी शालिभद्र सूरी है। पंच पांडव चरित रास रचना में कितने सर्ग है? तो इसके अंदर जो 15 सर्ग है। और मैंने आपको बताया था जो कामायनी है हमारी, इसका मैंने आपको जिस टाइम पढ़ाया था तो उदाहरण भी दिया था, तो कामायनी उसके अंदर भी 15 सर्ग है,
जो जयशंकर प्रसाद की रचना है और छायावादी रचना है, जिसको हम आगे देखेंगे। छायावाद के बारे में जब पढ़ेंगे उस टाइम इसको अच्छे से देखेंगे। 8 नंबर का क्वेश्चन है, भरतेश्वर बाहुबली रास रचना का प्रकाशन समय है। तो 1184 ईस्वी, यानी भरतेश्वर बाहुबली जो रास है वो शालिभद्र सूरी की रचना है और इसका जो रचना समय है वो 1184 ईस्वी माना गया है। और इसके अंदर मैंने आपको बताया 205 छंद है, उसका वर्णन हमारे को देखने को मिलता है। भरतेश्वर बाहुबली रास की जो विषय वस्तु है वो क्या है, भरतेश्वर यानी जो अयोध्या का है और बाहुबली वो तक्षशिला का राजा है। इसके जो वीरता और जो इसके युद्ध है उनका वर्णन हमारे को इसके अंदर देखने को मिलता है। क्योंकि आजकल जो आरपीसी जो क्वेश्चन जो पूछ रही है वो हमारे को ऐसे हम वन लाइनर जो क्वेश्चन करते हैं उसका ऐसे क्वेश्चन तो आते ही है, परंतु हमारे को जैसे ऊपर दे दिया शालिभद्र सूरी से संबंधित नहीं है, अब वहां पर दे दे जैसे भरतेश्वर बाहुबली रास, भरतेश्वर बाहुबली रास का समय 1184 ईस्वी, इस प्रकार देखिए इससे संबंधित जो पूछ ले तो वो चीजें भी हमारे को अच्छे से आनी चाहिए। इसकी विषय वस्तु के बारे में पूछ ले, इसमें कितने छंद होते हैं, तो सारी चीजें हमें अच्छे से ध्यान रखनी। 9 नंबर का जो हमारा क्वेश्चन है वो है, डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने हिंदी का प्रथम कवि किसे माना है। तो डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त है, उसने शालिभद्र सूरी है उसको हिंदी का प्रथम कवि माना है। शालिभद्र सूरी को हिंदी का प्रथम कवि माना है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है, ये मोस्ट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, ठीक है। और ये जो क्लासें हैं ये आपके फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड के लिए ही महत्वपूर्ण नहीं है, ये चाहे आप किसी भी स्टेट की आप तैयारी कर रहे हो जिसके अंदर आपके हिंदी साहित्य का इतिहास लगा हुआ है, जिस किसी भी कंपटीशन एग्जाम में हिंदी साहित्य का इतिहास लगा हुआ है, तो ये आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाती है क्लासें, ठीक है। तो इसको आप कंटिन्यू वाच करें, अच्छे से इसको याद कीजिए। 10 नंबर का हमारा क्वेश्चन है, मुनि जिन विजय ने रास परंपरा का प्रथम ग्रंथ किसे माना है। तो भरतेश्वर बाहुबली रास को, यानी मुनि जिन विजय उन्होंने जो रास परंपरा, उस रास परंपरा का प्रथम जो ग्रंथ माना है वो भरतेश्वर बाहुबली रास को ही माना है। और मैंने आपको बताया था एक होता है रासो और एक होता है रास, ठीक है। तो इसके अंदर क्या है कि जो रास है, जो हमने रामलीला है, रासलीला ऐसे नाम सुने, तो रामलीला के अंदर राम का वर्णन है, राम की लीलाओं का है, और रासलीला के अंदर कृष्ण की लीलाओं का, जो कृष्ण और गोपियों के बीच में जो आपस में संवाद और जो क्रीड़ाएं होती थी उनसे संबंधित जो रासलीला हो गई। और रासो, अब रासो साहित्य वो क्या है, चारण कवियों द्वारा लिखा गया है, चारण कवियों द्वारा लिखा गया है। और रास है वो जैन कवियों द्वारा लिखा गया है। और इस चारण कवियों द्वारा लिखे गए इसके अंदर ज्यादातर जो वीरतापूर्ण वर्णन और जो श्रृंगार है वो भी है, परंतु ज्यादातर ये वीरतापूर्ण वर्णन इनमें देखने को मिलता है जो रासो साहित्य है। चंदनबाला रास के रचनाकार है तो कवि आसगु, चंदनबाला रास है उसके जो रचनाकार है वो कौन है, कवि आसगु है। और इसके अंदर हमारे को मैंने आपको बताया था कि इसका रचना जो समय था वो 1200 ईस्वी था। और ये एक छोटा सा 35 छंदों का लघु खंड काव्य है। चंदनबाला रास रचना में किस रस की प्रधानता है। तो चंदनबाला है वो एक क्या नायिका है, और उस नायिका से संबंधित इसके अंदर वर्णन देखने को मिलता है। तो इसके अंदर जो करुण रस है, श्रृंगार रस है वो भी तो होता है, परंतु इसके अंदर क्या है कि जो वियोग वर्णन है, इसलिए इसके अंदर करुण रस हमारे को देखने को मिलता है। श्रावकाचार रचना के रचनाकार है तो श्रावकाचार जो रचना है वो किसकी, आचार्य देवसेन की है। और मैंने आपको बताया इसका जो समय था वो 933 ईस्वी के अंदर ये रचित रचना है। और इसके अंदर हमारे को क्या मिलते हैं, 250 जो दोये है, इसके अंदर 250 दोये है, यानी 250 दोये है। उसके अंदर हमारे को क्या मिलता है कि जो श्रावक धर्म है उस श्रावक धर्म से संबंधित वर्णन है वो इसके अंदर मिलता है। नेमिनाथ रास रचना के रचनाकार है तो नेमिनाथ रास जो रचना है वो सुमति गुणी की है। 15 नंबर का क्वेश्चन देखिए, भरतेश्वर बाहुबली घोर रास रचना के रचनाकार। अब देखिए हमारे सामने दो रचनाएं आ गई, एक हो गई भरतेश्वर बाहुबली रास और एक है भरतेश्वर बाहुबली घोर रास। ये इतना सा फर्क है एक शब्द का, ये बज्रसेन सूरी की है और वो शालिभद्र सूरी की है। तो ये दोनों जो कंफ्यूजन है वो आपको नहीं रखना है। सिद्धों में सबसे पुराना कवि किसे माना गया है, तो सरैपा। और पा इसके पीछे क्या है, एक सम्मान सूचक शब्द है। जिस प्रकार हम अपने नाम के पीछे जी लगाते हैं तो उसी प्रकार है। तो ये सरैपा नाम तो क्या है इसका,
सरह है बस। ठीक है, ये पा क्या है, इसके सम्मान सूचक शब्द लगा हुआ है। तो ये सिद्धों में सबसे पुराने यानी सिद्ध जो आए थे, तो उन सिद्धों की संख्या है वो 84 थी और नाथों की संख्या है वो 9 थी। उन 84 सिद्धों के अंदर जो सबसे पहले जो सिद्ध हुए वो कौन थे, सरहपा, इसलिए ये सबसे पुराने सिद्ध है। दोहा कोश के रचनाकार है तो सरहपा, यानी सरहपा की महत्वपूर्ण रचना है ये दोहा कोश। आगे देखिए 18 नंबर का हमारा क्वेश्चन है, सरहपा ने कुल कितने ग्रंथ लिखे। तो सरहपा के बारे में हमने अच्छे से पढ़ा है कि सरहपा उसने 32 ग्रंथ लिखे थे। कितने ग्रंथ लिखे थे, 32। सरहपा के समय के बारे में मैंने बताया 769 ईस्वी। दूसरी बात ये ब्राह्मण था, जाति इसकी क्या थी, ब्राह्मण था। और इसका जो अन्य नाम है तो इसको सरोजवज्र है, राहुल भद्र है, श्रयपाद है, ऐसे भी नाम इनके मिलते। तो इसका वर्णन अच्छे से आपको ध्यान में रखना है। 19 नंबर का क्वेश्चन है, सहजयानियों की भाषा को किस नाम से जाना जाता है। तो इसको संध्या भाषा। सहजयानी कौन थे, जो सिद्ध थे, उन सिद्धों को ही सहजयानी कहा जाता है। तो इन सिद्धों की जो भाषा थी उसका नाम क्या था, संध्या था। 20 नंबर का क्वेश्चन है, सिद्धों में राहुल भद्र नाम से किसे जाना जाता है। अभी मैंने आपको ऊपर बताया, यानी श्रयपा उसी को राहुल भद्र कहा जाता है, सरोजवज्र भी इसे ही कहा जाता है। आगे हमारा 21 नंबर का क्वेश्चन है, चर्या पद किसकी रचना है। तो चर्या पद है वो किसकी, सबरपा की रचना है। और सबरपा कौन थे, जो 2 नंबर के सिद्ध थे, यानी 1 नंबर पे श्रयपा थे और 2 नंबर पे सबरपा थे। और इनकी जो जाति की बात करें तो ये क्या थे, क्षत्रिय थे, क्षत्रिय थे। और इसके अलावा इनकी जो रचना की बात करें तो चर्या पद के अलावा भी वज्र योगिनी साधना और महामुद्रा वज्र गीति भी इनकी रचनाएं है। 22 नंबर का क्वेश्चन है, सबरपा किस जाति के थे। अभी ऊपर बता दिया क्षत्रिय थे। तो ऊपर जो सरयपा वो ब्राह्मण थे और सबरपा वो क्षत्रिय थे, मैंने आगे आगे बताया था। फिर इसके बाद में जो आगे आते लुईपा, वो कौन थे, यानी सरयपा सबरपा लुईपा, तो वो क्या थे, कायस्थ थे। सरयपा सबरपा लुईपा डोमीपा और कहपा। फिर डोमीपा वो वापिस कौन थे, वो क्षत्रिय थे। फिर जो कह पाते वो वापिस क्या थे, ब्राह्मण थे। इस प्रकार मैंने आपको क्रम से बताया, जहां पर हमने पढ़ाया तो बताया कि अच्छे से इसको याद कर लीजिए। 23 नंबर का हमारा क्वेश्चन है, भीलों की तरह कौन रहते थे, ये सबरपा। हमने सबरी नाम सुना ना, सबरी, जिन्होंने राम के झूठे बेर खाए थे। तो सबरी कौन थी, एक भील जाति की महिला थी। तो इसलिए इसको क्या है, ये भीलों की तरह रहते थे, इसलिए इनका नाम क्या है, सबरपा पड़ा। 24 नंबर का हमारा क्वेश्चन है, 84 सिद्धों में सबसे ऊंचा स्थान किसका माना जाता है। तो लुईपा का। अब देखिए सबसे जो पुराने की बात आई, सबसे पुराने जो सिद्ध है वो कौन थे, सरयपा, सरहपा सबसे पुरानों की बात है। यानी एग्जाम में जो क्वेश्चन आता है उस क्वेश्चन को अच्छे से आपको समझना है, वहां पर आपको कंफ्यूजन होता है और उस कंफ्यूजन में क्वेश्चन है वो गलत हो जाता है। और क्वेश्चन गलत क्यों हो जाता है उसका भी एक रीजन है, क्योंकि जैसे मान लिया अ ब और स अर्ध, चार हमारे सामने ऑप्शन होते। तो अबे सदे के अंदर जो नाम दिए हुए थे वहां पर सरयपा सबरपा लुईपा डोमीपा ऐसे नाम दिए होंगे। और सिद्ध साहित्य हम पढ़कर जाते हैं, तो जब पढ़कर जाते हैं तो हमारे दिमाग में ये आता है कि यार याद तो है। अब वहां पर कंफ्यूजन होता है कि सरयपा था या सबरपा था। तो इसको अच्छे से पढ़ना है, यानी सबसे पुराने की बात आई तो हमारे को सरयपा करना है, यानी सबसे पहले जो सिद्ध हुए थे वो सरयपा हुए थे। और यहाँ पर आया कि 84 जो सिद्ध थे, सिद्धों की संख्या मैंने बताई कितनी, 84 थी। उन 84 सिद्धों में सबसे जो ऊंचा स्थान माना गया वो लुईपा का माना गया। लुईपा वो सबसे ऊंचे माने गए। लुईपा का समय था 773 ईस्वी के लगभग, 773 ईस्वी के लगभग। तो ये जो 25 जो क्वेश्चन थे हमने पीछे वाली क्लासों के अंदर, प्रत्येक जो क्लास होती है उसके अंदर 5-5 क्वेश्चन है, वो मैं आपसे पूछता हूं कि उनके जवाब आप कमेंट में दिया करें। तो आपने जवाब दिए तो अच्छी बात है, उनको धन्यवाद है। जिन्होंने जवाब नहीं दिए उनको भी धन्यवाद है। तो आप जरूर उसके जवाब देते रहिए, क्योंकि उससे आपका रिवीजन होता है। जैसे अभी वहां पर आपने मैंने पढ़ाया आपको, फिर आपने उसके जवाब दिए, तो दूसरी बार आपके दिमाग में फ्रेश रहे। तीसरी बार हम वापिस यहाँ पर रिवीजन करें तो होगा। चौथी बार हम वापिस पूरा जो आदिकाल खत्म हो जाएगा उसके बाद पूरे क्वेश्चनों का एक साथ करेंगे। तो ऐसे ही याद होता है, बार बार पढ़ना होता है। हमारे कहावत है हिंदी के अंदर, करत करत अभ्यास के जड़मत होत सुजान, रसरी आवत जात के सील पे पड़त निशान।
यानी करत करत अभ्यास के, यानी धीरे धीरे, करत करत का मतलब होता है धीरे धीरे अभ्यास करने से, करत करत अभ्यास के जड़मति, जड़मति का मतलब होता है जड़ यानी होता है जो मूर्ख, जो मूर्ख बुद्धि होते हैं, कमजोर बुद्धि मान लें। जड़मति, मति का मतलब होता है बुद्धि, जड़ मति, तो मति का मतलब हो गया बुद्धि। तो जड़मति होत सुजान, सुजान का मतलब हो गया अच्छा ज्ञान, सु यानी अच्छा होता है और ज्ञान यानी तो अच्छा ज्ञान, यानी करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जात के, यानी रसरी आवत जात के शील पे पड़त निशान। शील क्या होता है? शील होता है पत्थर। हमने देखा है कि कुएं होते थे पुराने टाइम में, आजकल तो मोटर लगी हुई, सीधा बटन दबाया और पानी बाहर आ जाता। पहले क्या है, रस्सी के द्वारा पानी निकालते, तो जो एक पत्थर लगा होता था बीच में कुएं में, यहाँ से रस्सी है ना वो ऐसे कुएं में जो बाल्टी बंधी हुई होती थी, तो वो रस्सी ऐसे जाती थी, तो वो नीचे जाती वापिस आती ऐसे। तो ये जो पत्थर था, इस पत्थर पे है ना एक लकीर बन जाती। अब हमें पता है कि पत्थर कठोर होता है और रस्सी मुलायम होती है, पर रस्सी मुलायम होते हुए भी पत्थर पे क्या है, पत्थर धीरे धीरे घस रहा है और उसपे भी निशान बन गया। तो इसका मतलब यह है कि जो चाहे कितनी ही आपकी बुद्धि मूर्ख है, अगर आप बार बार पढ़ते हो, कोई चीज आपको याद नहीं होती है तो उसको बार बार पढ़ते हो, एक बार पढ़ते हो नहीं याद हुई, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 10 बार, 50 बार, बार बार पढ़ते हो, तो आपको फिर वो चीजें वो एकदम से सामने आने लगती है, आपको वो कंटेस्ट हो जाती है। तो इसलिए आप इसको बार बार रिवीजन करें। मोस्ट चीज यही है कि बार बार रिवीजन करोगे तो ही आप अच्छे से एग्जाम में परफॉर्मेंस कर पाओगे, वरना आप अच्छे से नहीं कर पाओगे। एक बार पढ़ने से कुछ नहीं होने वाला है। एक बार पढ़ने का मतलब आपको 20% चीज है वो याद रहेगी एग्जाम में बस, और कुछ नहीं। पूरा सिलेबस करोगे आपको तो 20%, और मेरिट है वो 20% कभी नहीं रहती है, क्योंकि 40% तो अनिवार्य कर दिए। समझ रहे हो? तो ठीक है, अगली जो क्लास होगी वो हम गोरखनाथ यानी हमने सिद्धों के बारे में पढ़ लिया, यानी साहित्य का इतिहास उसी प्रकार चल रहा है, सिर्फ हमने इसको कवियों के आधार पर ले लिया है, यानी कवियों के हिसाब से हम पढ़ रहे हैं। बाकी साहित्य का इतिहास वैसा का वैसा ही है। एग्जामिनर जिस प्रकार आपको क्वेश्चनों में कंफ्यूजन करता है उसी प्रकार है। बाकी आप अच्छे से इसको पढ़ते रहे, अच्छे से इसको याद करते रहे। ठीक है, आगे वाली जो क्लास होगी उसके अंदर हम नाथों के बारे में, यानी गोरखनाथ है उसके बारे में पढ़ेंगे। उम्मीद करता हूँ ये क्लास आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो इसको लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ में भी शेयर कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय भीम जय भारत। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर ले।